हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विन द रेस। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं पैस्टोरलिज्म का, और इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। इन द 19th century, African pastoralists could move over vast areas in search of pastures. 19th century में अफ्रीका के जो पैस्टरलिस्ट थी वो लोग काफ़ी बड़ा एरिया में पैस्चर के लिए इधर उधर अपने एनिमल्स को लेके घूमते थे। When the pastures were exhausted in one place, they moved to a different area to graze their cattle. जब एक जगह में पैस्चर ख़त्म हो जाता था उनके एनिमल्स के लिए, तो वो लोग दूसरे जगह में जा कर के अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाते थे। From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility. जब 19th century में कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उनकी मोबिलिटी पे कर दिया। जो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते थे उन सब में रोक लगा दी ब्रिटिशर्स लोगों ने। लाइक द मसाई, अदर pastoral ग्रुप्स वेर ऑल्सो फोर्स टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। मसाई की तरफ दूसरे पास्टोरल ग्रुप को भी एक ही जगह में रहने के लिए बोल दिया गया। द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व्स बिकेम द लिमिट्स विद इन विच दे कुड नाउ मूव। अब देखिए, उनके मूवमेंट के लिए एक बाउंड्री बना दी गई थी जिसके अंदर ही उनको अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करानी थी। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद द स्टॉक विदाउट परमिट। वो लोग आपको अपने एनिमल्स को बिना परमिशन के, बिना स्पेशल परमिट लिए दूसरी जगह ग्रेज कराने के लिए नहीं ले जाने दिया जाता था। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट परमिट विदाउट ट्रबल एंड हरासमेंट। और उनको बिना ट्रबल के और बिना हरासमेंट के तो परमिट मिलती भी नहीं थी, मतलब बहुत ही मुश्किल से परमिट मिला करती थी। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ ओबेइंग द रूल्स वे सीवियरली पनिश। और जो लोग को जो अगर कोई भी गलती कर लेते थे, रूल्स का उल्लंघन करते थे, उनको बहुत बड़ी सज़ा भी मिलती थी। Pastoralists were not allowed to enter the markets in the white areas. जो pastoralists थे उनको वाइट एरिया लोग के जिस मार्केट में भी एंट्री नहीं थी। In many regions, they were prohibited from participating in any form of trade. और बहुत सारी जगहों में तो उन लोग को ये जो pastoralists थे उनको ट्रेडिंग में भी शामिल नहीं करने दिया जाता था। While settlers and European colonists saw pastoralists as dangerous and savage, people with whom all contact had to be minimized. अब देखिए, जो वाइट सेटलर्स और जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, ये लोग ना pastoralists को बहुत ही डेंजरस पीपल समझते थे। Cutting off all links was, however, never really possible because white colonists had to depend on black labor to bore mines and build road and town. तो देखिए, ये जो कॉलोनिस्ट थे, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, ये लोग ना पैस्टोरलिस्ट से बिल्कुल कट ऑफ होना चाहते थे। ये लोग इनको बिल्कुल अलग रखना चाहते थे, लेकिन इन लोग फिर भी उन पे डिपेंडेंट थे। इसलिए इन लोग पूरी तरह से जो लिंक है अपना इनसे नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनको लेबर के लिए इन्हीं से मदद मिलती। ठीक है, लेबर तो इन्हीं को बनाना था, इसलिए पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हो पाते थे। द न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम सडनली चेंज द लाइफ ऑफ पैस्टरलिस्ट। तो देखिए, नए नए जो बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शन जब आने लगे, जिससे कि क्या होने लगा, पैस्टरलिस्ट का लाइफ जो है धीरे धीरे चेंज होने लगा। दिस एडवर्सली अफेक्टेड बोथ दे पैस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इससे क्या होने लगा कि पैस्टोरल लाइफ भी जो है उनकी डिस्टर्ब होने लगी, और जो भी ट्रेडिंग वो लोग करते थे वो भी जो है डिस्टर्ब होने लगी। अर्लियर पैस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ट्स बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट। पहले के जो पैस्टोरलिस्ट थे वो सिर्फ एनिमल्स को चराते नहीं थे, बल्कि वो लोग ट्रेडिंग में भी अपना काम करते थे। The restrictions under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions. तो क्या होने लगा कि इतने सारे कॉलोनियल रूल आ गए, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए कि अब देखिए उन लोग
रूल्स रेगुलेशन चेंज होने लगे उनके पैस्टोरिज्म में। एक जगह से दूसरी जगह जो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे उनमें उनको प्रॉब्लम होने लगी, उनको ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी ट्रेडिंग को, एंटायर शॉप को वो लोग ने रोका नहीं, उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन इनको प्रॉब्लम इसमें आने लगी। नाउ सी, पैस्टोरलिस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही ज़्यादा आने लगी। ब्रिटिशर्स तो जब आने लगे तो उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने लगे। अब क्या होने लगा, पैस्चर्स जब अगर सूख जाते थे तब भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो हरे पैस्चर्स, जो ग्रीन लैंड्स है, हरी भरी घास वाली ज़मीन अगर सूख गई तब वो लोग कैसे अपने एनिमल्स को चराएंगे। ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट एवरीवेयर। सूखा जो है वो पैस्टोरलिस्ट के ज़िंदगी को हर जगह, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो उनके लाइफ को बहुत ही डिफ़िकल्टी में ले आता है। When rains fail and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. तो जब बारिश नहीं होती किसी जगह में तो pastures ड्राई हो जाती है। कैटल इस समय क्या होता है, उनको भूखे रहना पड़ता है, और तब तक भूखे रखना पड़ता है जब तक वो लोग किसी नई जगह में जाकर के जहाँ पर अवेलेबल पास्चर हो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक। इसी वजह से पैस्टोरलिस्ट जो है वो नोमैडिक लाइफ ही जीते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। तो इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करना पड़ता है, और ये जो है इनको बैड टाइम्स के लिए जो है इनको सरवाइव करने में मदद करता है। अब मान लीजिए किसी जगह में ये लोग है, वहाँ पर किसी तरीके से ड्राई सीजन हो गया, तो क्या वो लोग वहीं रहेंगे, भूख से भूखे मर जाएंगे? नहीं, उनको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। यही उनके सर्वाइवल का एक मात्र उपाय है। But from the colonial period, the Maasai were bound down to a fixed area. लेकिन क्या होने लगा, जब से कॉलोनियल पीरियड शुरू हो गई, मसाई को जबरदस्ती जो है एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स रहना पड़ा, कन्फाइंड विद अ रिजर्व, एक ही जगह में रहना पड़ा, एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पैस्चर, और उनको पैस्चर के लिए इधर उधर मूवमेंट जो है वो रोक दिया गया। They were cut off from the best grazing land and forced to live within a semi-arid tract prone to frequent drought. अब जो है उनको बेस्ट ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर बहुत अच्छी घास होती थी, उनके एनिमल्स के लिए बेस्ट ग्रेजिंग लैंड थी, वहाँ से हटा करके उनको सेमी एरिड एरिया में रख दिया गया, जहाँ पर थोड़ा सूखा रहता था, जहाँ कहीं कहीं भी सूखा ड्रॉट पड़ जाती थी। Since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation, just imagine, and disease in these years of drought. तो क्या हुआ, जब ऐसा होने लगा, एक ही जगह उन लोग को रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप एक ही जगह में रहेंगे, दूसरी जगह में नहीं जाएंगे, तो जब सूखा पड़ा तो उनके एनिमल्स जो है काफ़ी ज़्यादा मरने लगे, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोक लगा दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ कैटल डाइड, स्टारवेशन के कारण, भूखमरी के कारण, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, और उनको डिजीजेस भी होने लगी। एंड सो an inquiry in 1930 showed that the Maasai in Kenya possess 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, and 1,71,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half the cattle in the Maasai Reserve died. तो ये सर्वे किया गया था, इंक्वायरी किया गया था 1930 में, जिसमें केन्या में देखिए इतने सारे कैटल थे, शीप, डोंकीज के नंबर्स देखिए यहाँ लिखे हुए काफ़ी ज़्यादा थे, और ड्रॉट के कारण 1933 और 34 में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दीज एनिमल्स डाइड। ठीक है। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अब जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड जो है वो घटने लगा, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव होने लगा पैस्टोरलिस्ट पे, क्योंकि अब लैंड भी घट गई है और ड्रॉट सूखा भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स लोग भूखे मर रहे हैं। द फ्रीक्वेंट बैड ईयर्स लेड टू द स्टेडी डिक्लाइन इन द एनिमल स्टॉक ऑफ द पैस्टोरलिस्ट। तो ये बार बार जो एक डिक्लाइन हो रहा था एनिमल के स्टॉक का, इसकी वजह से जो है पैस्टोरलिस्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब हम लोग देखेंगे नॉट ऑल वे इक्वली अफेक्टेड। अब देखिए ये जो इफेक्ट हो रहा था पैस्टोरलिस्ट के लोगों को, है ना, जितने भी सारे हर्डर्स को ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नॉट ऑल वे इक्वली अफेक्टेड, हर किसी को इक्वली अफेक्ट नहीं कर रही थी। कैसे, चलिए देखते हैं।
In Maasai land, as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period. तो देखिए अफ्रीका में हर किसी को एक जैसा जो है वो नहीं अफेक्ट हो रहा था, हर किसी को अलग अलग तरह से फर्क पड़ रहा था. इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वेरियर्स. तो देखिए प्री कॉलोनियल के समय में जो मसाई सोसाइटी थी वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई थी, एल्डर पीपल और एक वेरियर्स के फॉर्म में. द एल्डर्स फॉर्म्ड अ रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट. तो जो मसाई कम्युनिटी तो दो भाग में बट गई थी, एल्डर पीपल लोग और वेरियर्स लोग. वेरियर मतलब योद्धा. तो जो एल्डर पीपल लोग थे बेसिकली ये लोग बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ को सेटल करते थे. द वेरियर्स कंसिडर्ड ऑफ यंग पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब. और जो वेरियर्स थे, जो योद्धा थे, उसमें यंग जनरेशन के जो लोग थे वो लोग उसके ग्रुप के अंदर थे जो कि अपनी ट्राइब को, अपने कबीले को वो लोग बचा के रखते थे. दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड. वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब अपने जो ट्राइब को किसी भी तरह से डिफेंड करते थे, बचाते थे. और अगर कोई भी उन पे अटैक करता था उन सब चीज़ों से बचाते थे, अगर उनके कैटल्स को कोई अटैक करता था तो. रेडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट इन ए सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ. ठीक है, तो रेडिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उस समय. मतलब कि जल्दी से जो है अपने सोसाइटी के कैटल को जो भी है बचाना. इट इज़ थ्रू रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स वर असर्टेड. तो रेड के द्वारा ही जो है जो मतलब अलग अलग पैस्टोरलिस्ट थे उनके ग्रुप को जो है असर्ट किया गया, उनको बिलीव किया गया, उनको कॉन्फिडेंट दिलाया गया कि वो लोग सुरक्षित है. यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज एज मेंबर्स ऑफ द वैरियर क्लास. जो यंग लोग थे वो लोग को उन लोगों को बोला गया कि ये लोग बहुत ही योद्धा किस्म के लोग हैं. दे प्रूव देयर मैनलीनेस बाय रीडिंग, ठीक है, द कैटल ऑफ अदर पैस्टोरल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अटैक से बचाते थे कैटल्स को और वो लोग लड़ाई वगैरह में पार्टिसिपेट किया करते थे. दे हाउएवर वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स. फिर भी वो लोग जवाबदेही होते थे जो भी एल्डर्स लोगों के लिए. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, यहाँ क्या लिखा हुआ, फिगर 17. इवन टुडे यंग मैन गो थ्रू एन एलाबरेट रिचुअल बिफोर दे बिकम वैरियर्स. अभी भी देखिए वहाँ के जो कबीले के जो लोग हैं, जो यंग मैन हैं, वो लोग अगर वैरियर बनते तो बहुत सारे रिचुअल्स के थ्रू गुजरते हैं. दे मस्ट ट्रैवल थ्रू आउट द सेक्शंस रीजन फॉर अबाउट 4 months एंडिंग विद एन इवेंट व्हेन दे रन टू होम स्टेड एंड एंटर द एटीट्यूड ऑफ अ रेडर. तो रेडर बनने के लिए को बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है. 4 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है, तब जाकर वो लोग रेडर बनते हैं. ड्यूरिंग द सेरेमनी बॉयज ड्रेस इन लूज क्लोथिंग एंड डांस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द डे. और जो सेरेमनी होता है, जब फाइनल जो सेरेमनी होता है, जब वो रेडर बन जाते हैं तो बॉयज़ लोगों को बहुत लूज क्लोथ पहनना पड़ता है, उनको नॉन स्टॉप डांस करना पड़ता है सुबह से शाम. दिस सेरेमनी इज़ द ट्रांजिशन इनटू अ न्यू एज. और ये जो सेरेमनी है ये एक न्यू एज का ट्रांसफॉर्मेशन है. गर्ल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द सच रिचुअल. गर्ल्स लोग को ऐसा रिचुअल से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो लोग रेडर नहीं बनते ही हैं. To administer the affairs of Maasai, the British introduced a series of measures that had important implications. तो मसाई लोगों को जो भी काम पड़ता था उनको एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिश लोग ने बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए. दे अपॉइंटेड चीफ टू डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ मसाई हु वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब. तो हर ग्रुप को एक चीफ, एक हेड दिलाया गया मसाई लोगों को, जो लोग उनके जो भी कामों में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर. तो ब्रिटिश लोग जब आ गए तो वो बहुत सारे रेडिंग और वॉरफेयर जो भी हो रहा था, लड़ाई वगैरह हो रहा था, उन पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए. कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ एल्डर्स एंड वॉरियर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. तो इसके वजह से क्या हुआ, जो पहले का जो एक ट्रेडिशन था कि जो एल्डर्स लोग हैं वो लोग लड़ाई को समझौता करके सुलह करा देंगे और जो यंग लोग हैं वो लोग अपने कबीले को बचाएंगे, ये सब जो पूरा है ना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया. The chief appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. तो जो चीफ, जितने भी सारे चीफ थे जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए गए थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग वेल्थ ही एक्यूमुलेट किया करते थे, वेल्थ ही इकट्ठा करते रहते थे. दे हैड अ रेगुलर इनकम विथ विच दे कुड बाय एनिमल्स, गुड्स एंड लैंड. उनके पास रेगुलर इनकम आती थी जिससे कि वो एनिमल और गुड और जमीन खरीद लेते थे.
दे लेंट मनी टू पुअर नेबर्स हु नीड कैश फॉर टू पे टैक्स, तो वो किसी को टैक्स पे करने के लिए कोई नेबर को पैसे चाहिए थे तो वो लोग दे दिया करते थे। मैनी ऑफ देम बिगैन लिविंग इन टाउन्स एंड बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रेड, बहुत सारे लोग तो टाउन में रहने लगे और वहाँ पर ट्रेडिंग करने लगे। देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन स्टेड बैक इन द विलेज टू लुक आफ्टर द एनिमल्स, और उनके जो बच्चे और उनकी वाइफ जो वो लोग विलेज में ही रहते थे और उनके कैटल्स को देख लिया करते थे। These chief managed to survive the devastation of war and drought, और ये लोग क्या करते थे, ये चीफ लोग तो आराम से ये लोग मैनेज कर लेते थे, जो भी वॉर या फिर ड्रॉट होता था उनसे बच जाते थे क्योंकि वो लोग शहरों में भी कमा लेते थे। दे हैड बोथ पैस्टोरल एंड नॉन पैस्टोरल इनकम, तो उनके पास पैस्टोरल भी इनकम होती थी क्योंकि उनके बच्चे उनके वाइफ लोग अपने गाँव में एनिमल्स को देखते थे और वो लोग शहरों में काम करते थे, उनको डबल इनकम हो जाती थी। एंड कुड बाय एनिमल्स व्हेन द स्टॉक वाज डिप्लीटेड, और देखिए कभी भी किसी वजह से उनके एनिमल्स जो है मर जाते थे स्टार्वेशन के कारण, तो उनका इनकम जो है टाउन में जो भी ट्रेडिंग कर रहे थे उसके द्वारा आती थी, जिससे वो लोग क्या वापस से स्टॉक एनिमल स्टॉक खरीद लेते थे, है ना। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पैस्टोरलिस्ट, तो ये देखिए बेसिकली यहाँ क्या देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि हर कोई एक तरीके से अफेक्टेड नहीं था। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पैस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेड ओनली ऑन देयर लाइवस्टॉक वर डिफरेंट, यहाँ पर जो है जो सिर्फ लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट थे, जो शहरों में नहीं जा काम करते थे, वो लोग का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बुरा रहा। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम, बेसिकली उनके पास बुरे वक्त के लिए समय पैसा नहीं रहता था, रिसोर्सेज नहीं रहती थी। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फमीन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, कभी अगर लड़ाई होती या भुखमरी हो जाती तो ऑलमोस्ट उनका जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो जाया करता था। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स, तब जाके जब सब कुछ खत्म हो जाता तब जाके उन लोगों को टाउन में जा करके अपना काम खोजना पड़ता था। सम ईक्ड आउट अ लिविंग एंड एज चारकोल बर्नर्स, अदर डिड ऑड जॉब, बहुत सारे लोग चारकोल बर्नर की तरह काम करते थे, कोई लोग बहुत अजीब अजीब काम करते थे, और जॉब मतलब अजीब से जॉब। द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन एंड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो लकी थे उनको काम मिल जाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट टू लेवल, जो सोशल चेंजेस था मसाई सोसाइटी में वो दो तरह की हुई। फर्स्ट द ट्रेडिशनल डिफरेंस, देखिए दो तरह की जो है चेंजेस आई मसाई के सोसाइटी में। सबसे पहला है द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वैरियर्स वॉज डिस्टर्ब, तो जो एक ट्रेडिशनल डिफरेंस जो मेंटेन किया जा रहा था बड़े लोगों में, बुजुर्गों में और यंग जनरेशन के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली, फिर डिस्टर्ब तो हुई लेकिन पूरी तरह से टूटी नहीं। और सेकंड देखिए क्या आया, सेकंड ये चेंज आया, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पैस्टोरलिस्ट डेवलप्ड, एक अलग तरीके का डिस्टिंक्शन हो गया, मतलब कि डिफरेंसेस हो गया बिटवीन द वेल्दी जो अमीर थे और जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो पैस्टोरलिस्ट जो लोग थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम आए, ब्रिटिशर्स लोग आ गए उसके कारण, ग्रेजिंग ग्राउंड कम हो गए हैं कि नहीं, और कैसे वो लोग को प्रॉब्लम हुई, किसी लोग को कम प्रॉब्लम हुई, किसी लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। देखिए कंक्लूजन हम लोग पढ़ लेते हैं तो ओवरऑल हम लोग को समझ में आ जाएगा। एनी हाउ conclusion, so we see that pastoralist communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world। तो देखिए pastoralist जो community थी वो इतने सारे मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही थी, उसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट, नए नए जो लॉ बने उसके वजह से उनका जो मूवमेंट का जो पैटर्न था उनमें चेंजेस आ गए। विद इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर मोबिलिटी पैस्टोरलिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सर्च ऑफ पास्चर्स। अब देखिए इनका जो रिस्ट्रिक्शन जहाँ था मोबिलिटी का, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला को मोबिलिटी बोलती है, मूवमेंट को मोबिलिटी कहा जाता है। तो उनका जो मूवमेंट था एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला अपने एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए, तो वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो उसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो उसमें क्या होने लगा, पैस्चर जो है वो कम होने लगा। एज पैस्चर डिमांड
As pasture land disappeared, grazing became a problem, while pastures that remained deteriorate through continuous overgrazing. तो देखिए क्या हुआ कि जमीन कम हो गई pasture land, और ऊपर से एक ही जगह में बार बार ग्रेज कराने से वो जो जमीन भी डिटोरिएट होने लगी. Times of drought became times of crisis and when cattle die in large numbers. तो जब सूखा पड़ जाता था और जब कोई तरह का बीमारी आ जाता तो उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करना पड़ता था. येट पैस्टोरलिस्ट डू अडेप्ट टू न्यू टाइम. फिर भी नए जमाने के अनुसार पैस्टोरलिस्ट ने अपना जो है लाइफ को अडेप्ट किया. दे चेंज द पाथ ऑफ द एनुअल मूवमेंट, रिड्यूस द कैटल नंबर्स, प्रेस फॉर राइट टू न्यू एरियाज, exert political pressure on the government for relief, subsidy and other form of support and demand a right in the management of force and water resource. तो देखिए उन लोगों ने जो है अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने नंबर ऑफ एनिमल्स रिड्यूस कर दिए, फिर नए एरिया में एंट्री कर लिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी एक जगह में सेटल हो गए. Pastoralists are not relics of the past. They are not the people who have no place in the modern world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. तो जो इतने भी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि ये बहुत अलग तरह के लोग नहीं, ये हमारे ही लोग हैं और ये हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये काफ़ी नॉर्मल है. ये पास्टरलिस्ट सोसाइटी का या फिर पैस्टोरलिस्ट पीपल का कि ये एक उनका फॉर्म ऑफ लाइफ है जो इनके लिए परफेक्टली सूटेड है, स्पेशली इन हिली एंड ड्राई रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और इनको एक जगह फिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए अपने एनिमल्स और खुद के सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बहुत ज़रूरी है. देखिए आप यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, अराइका शेफर्ड ऑन जयपुर हाईवे. हेवी ट्रैफिक ऑन हाईवे हैज़ मेड माइग्रेटेड ऑफ शेफर्ड्स अ न्यू एक्सपीरियंस. और देखिए यहाँ पर देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में अलग अलग तरह की जो है ना चैलेंजेस आते हैं. यहाँ पे देखिए अब शेफर्ड्स को अपने एनिमल्स को चराने के लिए दूसरे जगह ले जा रहे हैं ये लोग, है ना, और इतने सारे शेफर्ड है. अब देखिए पथरीले रास्ते नहीं, अब कहाँ से जा रहे हैं ये लोग रोड से जा रहे हैं. तो इस तरह हम लोग जो है इस चैप्टर का यही एंड हो जा रहा है. ओके, और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. गो थ्रू द वीडियोज, द प्रीवियस वीडियोज एंड द प्रेजेंट वीडियो एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.